नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। शादियों की भाई साहब क्या जमाजम सीजन चल रही है, पता ही नहीं चलता है कि भाई एक एक डेट की 8-8 10-10 पत्रिकाएं आई हुई है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो सभी विद्यार्थी जो इस समय अपने आप को इन सबसे बचाते हुए नियमित अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी को साधुवाद देना चाहूंगा। वो विद्यार्थी अब क्रांतिकारी की भूमिका में तैयारी कर रहे हैं और अपने जीवन में बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या नहीं है, तो इसके खिलाफ भी क्रांति ही करनी पड़ेगी। चलिए साथियों, आज की जो क्लास है वो कई सारे विद्यार्थियों की जो है शंका थी उस पर लगाम लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे अपने जीजीडी वन लाइनर दी थी उसमें जिस सीक्वेंस में टॉपिक दिए हुए हैं मैं उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो कला संस्कृति की क्लासें वैसे हो गई है पूरी। यहाँ पे जैसे कला संस्कृति आ गया, यदि इसको काट के अपन लिख दें कि आधुनिक इतिहास की कुछ क्लासें बाकी थी अपने, जैसे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये बाकी थे। तो अब जो है सप्ताह भर अपने यही क्लासें चलने वाली है ना। मैंने कहा भी था मैं करवाऊंगा, तो कई सारे अधीर बच्चे हैं वो कह रहे थे कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, रह गया। कोशिश अपनी यही है कि कुछ भी बच्चे मतलब पीछे बच्चे नहीं, छूटे नहीं, सारे की सारी कवर करेंगे। जैसे आज क्रांति करवा रहा हूं, इससे पहले चित्रकला वाली मैंने आप लोगों को एक मर्ज करके क्लास दी है। लास्ट टाइम 6 क्लास में चित्रकला पढ़ाई थी और मैं फिर वापस चाहूं तो उस तरीके से चित्रकला नहीं पढ़ा सकता, इतना उसके अंदर एफर्ट डाला था। इसलिए चित्रकला की क्लास मैं आपको वही देता हूं कि हाँ ये वाली देखो भाई, ये सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई हुई है और सवाल भी बाहर नहीं जाते हैं। तो वो क्लास नंबर 73 थी, उसकी पीडीएफ नहीं मिल सकती क्योंकि वो 6 क्लास की एक कंबाइन करके आप लोगों को सुविधा से दी है, यानी कि एक सप्ताह भी अपना बच गया। 74वीं क्लास अपनी कौन सी है? 1857 की क्रांति। चलिए आइए अब आते हैं अपन सीधे क्लास पे। अच्छा एक लाइट नहीं लगी क्या? चलो भाई लगा देते हैं। चलो ठीक है, ठीक था ब्रो। देखो 1857 की क्रांति में है ना, आप लोगों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जैसे क्रांति हुई है तो कुछ फैक्ट ध्यान में रखने। और क्रांति हुई क्यों है? अरे अंग्रेज घना रांधिया घना तड़िया, जने क्रांति हुई क्रांतिकारी बनिया। अंग्रेजा ने 12 काटने की तैयारी हो चुकी, अगर बी टाइम बराबर अगर साथ मिल जाए तो नहीं शब्रो, तो मतलब अंग्रेज बी टाइम ही बाहर निकल जाता और 90 साल शासन नहीं करता। लेकिन उस समय इतना साथ मिला नहीं, तो और फिर समय लगा। 1947 आते आते समय लग गया, नहीं तो 1857 अपना जो है आजादी का वर्ष हो सकता था। ठीक है, चलिए अब यदि कारण बात करें अपन, कुछ कारण आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब कारणों के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल भी समझा रहा हूं कि क्या कैसे है, लेकिन जो ध्यान में रखना है, एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जाम के अनुसार जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ऐसे ही ध्यान रखनी है। जैसे कि एक आप लोगों को पता है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, स्कूल टाइम से अपन पढ़ते आए हैं लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। मैं लॉर्ड डलहौजी के दो पक्ष देखता हूं, अच्छा भी देखता हूं बुरा भी देखता हूं। बुरा पक्ष ये है कि उसने कुछ रियासतों के साथ में बहुत बुरा किया, जैसे कि गोद निषेध प्रथा को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं, उसको यूज करके झांसी को हड़प लिया, सतारा को हड़प लिया और बहुत सारी जो है गोद निषेध प्रथा की तहत जो है हड़प ली गई थी। सजस बहुझाना ऐसे ट्रिक है पूरी, जो मैंने राष्ट्रीय लेवल की क्रांति पढ़ाता हूं तो बताता भी हूं। अभी आप लोगों के वो काम की नहीं है क्योंकि राजस्थान की क्रांति पढ़ रहे हैं। और हड़प नीति के अलावा कुशासन का आरोप लगा के भी हड़प लेता था ये, जैसे अवध को हड़प लिया, नानाजी की पेंशन बंद कर दी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर इसकी नीतियां गलत थी। अच्छी चीजों में क्या है? अच्छी चीजों में इसके अंदर यह है कि इसने विकास के कार्य भी किए, अपने जो है रेल की पटरियां बिछाई है, डाक सेवा को दुरुस्त किया, बहुत सारे ऐसे काम है जो आज आधुनिक रूप में भी भारत के विकास के लिए एक यदि देखें अपन तो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। लेकिन 1857 की क्रांति और उसमें फर्क है। अब वहां पे जो है ना, ये लॉर्ड डलहौजी की नीतियां उस समय तत्कालीन रियासतों को और शासकों को और जनता को बहुत ही बुरी और भेदभावपूर्ण लगी, क्योंकि देखो जहां पे अपना शासन चल रहा है वहां गोद निषेध प्रथा सभी जानते हो आप, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, तो जैसे भी लिखा मिले आप जो है सही करके आओगे। ठीक है, आने वाले टाइम आप लोगों को क्या कर रहा है एग्जामिनर, हिंदी वालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके दे रहा है और क्या नयो प्रश्न। अरे क्यों नयो कौन है? तो इस नीति के तहत यानी कि सीधी सट बात है कि पहले क्या राजा महाराजाओं के जैसे किसी के कोई संतान नहीं है तो वो क्या करते, गोद ले लेते किसी बच्चे को और उसको उत्तराधिकारी बना देते थे, ये राजा हो गया। अब इसने जो है इस नीति पे रोक लगा दी।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा में भी 3 अलग अलग मतलब प्रावधान थे। तो मतलब इनके आने से पहले जिनके बच्चे नहीं थे, फिर जिन्होंने गोद लिए, जो अलग बहुत डिटेल हो जाएगी। तो अभी आप इतना ध्यान रखें, गोद निषेध प्रथा क्या है, जिसके राजा के बच्चे नहीं है वो गोद नहीं ले सकते, वो राज्य हड़प लेगा अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज हड़प लेंगे। तो सीधी सट विरोध करने का कारण बन गयो। कुशासन का आरोप लगा के क्या आप लोगों को शासन करते नहीं आता, शासन करना नहीं आता है, तो इनका शासन हम चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने अणे पहला के काका जी चलाता गए। सदियों पुराना इतिहास रहा है भारत का, तो लेकिन हड़पना कैसे है, हड़प नीति कहा जाता था इसको। तो इसने ये भी आरोप लगाए अवध को हड़पा है इस तरीके से। तो ये कारण रहे हैं। फिर देखो आर्थिक कारण रहे हैं। आर्थिक कारण के अंदर यदि अपन देखें तो अंग्रेजों को हित पहुंचाना, भारत के जो कच्चा सामान है इसको इंग्लैंड ले जाके जो है बेचना महंगे भावों में, और यहां से सस्ता खरीदना, यहां के जो है कारीगरी को यूज करके खुद धन ऐंठना, और यहां के कारीगरों को कुछ भी नहीं मिलना। काफी सारे आर्थिक कारण थे जिससे जनता बहुत त्रस्त थी। जनता को जो है उनका यहाँ की जनता का तो शोषण किया जा रहा था, यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा था, उल्टी बेगारी करनी थी, काम करना ही था, और नहीं करते तो मारपीट करते, अत्याचार किए जाते थे। धार्मिक कारण में भी आ जाते थे, जैसे कि भारत के लोग जो है इनको, भारत के लोगों को ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत ज्यादा मतलब प्रताड़ित करके और धर्म परिवर्तन करवाना, और ऐसे कई सारे काम किए गए जिनसे जो है धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। सैनिक असंतोष आ जाते हैं, जिसके अंदर सैनिकों के अंदर बहुत भेदभाव किया जाता था। एक अंग्रेज सैनिक की भी तनख्वाह उस समय भारतीय अधिकारी से अधिक होती थी, और बहुत ज्यादा इनमें भेदभाव और अत्याचार किए जाते थे। और समुद्र यात्रा जो है यदि देखा जाए तो हिंदुओं में और मुस्लिमों में, दोनों में उस समय जो है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्जित बताई गई थी, और समुद्र पार इनको भेजा जा रहा था। तो कई सारे ऐसे कारण थे जिनसे जनता जो है कुंठित सी हो गई थी। लेकिन ये सारे कारण जो है बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे। लेकिन भैया एक मतलब एक द्वार चाहिए विस्फोट के लिए, है ना। ज्वालामुखी के अंदर देखोगे आप तो बहुत लावा होता है नीचे, लेकिन फूटता किसी एक जगह से एक वॉल्व चाहिए होता है। वैसे ही उस द्वार का कार्य किया तत्कालिक कारण ने। क्या? तत्कालिक कारण। अब तत्कालिक कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। और ये किसके अंदर लगे होते थे? ये लगे होते थे एनफील्ड राइफल के अंदर। एनफील्ड राइफल जो उस समय नई नई आई थी, एनफील्ड राइफल। और इससे पहले जो चलती थी ब्राउन बेस चलती थी, जो बढ़िया नली खोल और नली बारूद अंदर गाल और भी करता नहीं, वही है, हाथ से जो है उसका कारतूस फाड़ के बारूद डाल के कर लेते थे। अब क्या चर्बी वाले कारतूस आ गए, तो इनको मुंह से तोड़ना पड़ता था, हाथ से नहीं टूटते थे। अब कई जना मतलब ऑफलाइन क्लास भी कह दिया करे सोरा के गुरुजी बेटे कैचियों काट देता था। अरे काका जी बट कैचियों काटने बैठता जितने तो गोली नहीं लग जाती। हाँ तो हाथ का काम होता है, युद्ध करना आपके और मेरे जैसों के बस की बात नहीं है। जो युद्ध किए हैं उनको ही पता होता है कि त्वरित एक्शन लेना होता है। अरे घर बैठा दिमाग लगाओ नहीं, एआई वाला दिमाग है ये सब। एआई ने भी बुद्धि हरण कर ली है कईयों की, है ना। एआई आने वाले समय में भाई साहब जॉब तो लोगों की खाई जाएगा। मुझे तो सामने दिख रहा है कि लोगों की सोचने समझने की बुद्धि भी खा जाएगा। जितना दिमाग अपना काम कर रहा है ना, आने वाले 10 साल बाद की जनरेशन देखना आप, 10 साल बाद लोगों को देखना दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, आश्रित हो जाएंगे पूरी तरीके से मशीनों पे, एआई पे। या आज कह रहा हूं मैं, आज के 10 साल बाद में आप इस वीडियो को उठा के देख लेना कि गुरुजी आपको 10 साल पहले की बात कैसे पता चली, देख लेना आप। आने वाला समय मुझे सामने दिख रहा है। तो मुझे जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा एआई को यूज करें, जितना यूज करना चाहिए उतना करें, लेकिन आदी मत होना, उसके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड मत होना कि एआई को बोल दिया ये नोट्स बना दे, मत करना। आप खुद अपने हाथों से बनाओ। जितना मतलब आदी नहीं होना है, यूज करना है, उसकी एफिशिएंसी का प्रयोग करें, आप उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें जितना करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज में ही उसका यूज कर रहे हैं, तो समझ लो आपके सोचने समझने की शक्ति वहीं पे आप खुद जो है खत्म कर रहे हो। आने वाले समय में ये दिमाग आपका काम करना ही नहीं है, बंद हो जाएगा दिमाग चलने। ठीक है, तो सोच समझ के जितना जरूरत है उतना यूज करें, अधिक नहीं। अति सर्वत्र वर्जित है।
या इन्हीं की ओर है। ठीक है, अब देखो चर्बी वाले कारतूस यहां चल रहा था मैं, एनफील्ड राइफल ब्राउन ब्रेस की जगह जो है एनफील्ड राइफल। तो अब उस समय जो है एक अफवाह फैल गई कि इसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी है। हालांकि ये चीज बाद में जो है जांच में सही भी पाई गई कि ये थी। तो इसमें क्या है कि मुस्लिम धर्म के जो सैनिक थे उनमें सुअर का मांस वर्जित होता है, बुरा माना जाता है, और हिंदुओं में गाय का मांस। तो दोनों ही संप्रदाय के सैनिक भड़क गए। क्रांति के विस्फोट हुआ मंगल पांडे वाली घटना से। ठीक है, लेकिन क्रांति जो है बाद में शुरू होती है। क्रांति जो है बाद में शुरू होती है 10 मई बैरकपुर की छावनी से होती है। तो ये मैंने क्या बताया, ये आपको बेस बताया है कि भाई 1857 की क्रांति के पीछे भैया ये बेस है, ये कारण है इसके, और कारण को ऐसे ही ध्यान में रखना है। डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बोलकर सुना दिया है इसको डिटेल को नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी आप लोगों को बेस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट की इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्रांति के समय कुछ चीजें भारत से रिलेटेड और कुछ इंडिया से रिलेटेड जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सब पहली बात देखो, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्या गुरु जी क्रांति हटे हुई ब्रिटेन की महारानी के काम? अरे ब्रिटेन की महारानी के आदेश पे तो अंग्रेज यहां पे आए थे, हैं? व्यापारी बन के आए थे, शासक बन के रह रहे थे। तो ब्रिटेन की महारानी उस समय थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया थी, ये याद रखना। ब्रिटेन के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड पार्मिस्टर। अब ये लॉर्ड होता है ना, लॉर्ड साहब कहते थे उस समय। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान। ये कहते हैं हमें भगवान कहो, लॉर्ड कहो, बस कहने लग गया लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड साहब। और आजकल बिगड़ी उड़ी जिका औलाद हो यानी बिन बिन माँ बाप घरला बढ़ा के ओ देखो लॉर्ड साहब बनी उड़ो, यानी कि लाड साहब अपा होंगे के लाड घणो लडावा देखो लाड करण वाला लाड साहब। हाँ इस तरीके को कहता कि लाड साहब बनी उड़ा देखो है क्या आने आने कहता लाड साहब है। ये ध्यान रखना इतनी चीजें है। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसे दयालु गवर्नर जनरल के नाम से भी जानते थे। कारण है कि 1857 की क्रांति में कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तो बाद में इसने रिहा कर दिया था। 1858 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद में रिहा कर दिया था। तो इसे दयालु गवर्नर जनरल भी कहते हैं। भारत की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व किया नहीं, नेतृत्व करवाया गया है क्रांतिकारियों द्वारा। किससे? बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर से। अब देखो जो मैं शब्द कह रहा हूं ना कि किया नहीं करवाया गया, ये सारे जो है 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में जब पढ़ाई है मैंने उसमें पूरी डिटेल बता रखी है कि बहादुर शाह जफर साहब तो बढ़िया आराम जो लाल किले में आराम करता, क्रांतिकारी पहुंच गया कि आडो खटखटा सुबह, अरे यार इतनी जल्दी कौन आया? क्या क्रांतिकारी? क्या नेतृत्व करो सीधो? अरे मैं नेतृत्व अरे करना है, क्रांतिकारी क्या करना है? नो इफ नो बट ओनली यस। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय सेनापतित्व किसे दिया गया? इनके ही सेनापति था बख्त खां को दिया गया। किसको दिया? बख्त खां को दिया। क्रांति की योजना कहां बढ़ाई? अब यहां बढ़ाते तो अंग्रेजों को पता चल जाता। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के वहीं पे बनाई योजना, लंदन में बनाई है भाई। अब जब कोई चीज छुपानी हो और तो ऐसी जगह छुपाओ जो मतलब चोर के घर में ही मतलब पुलिस के घर में ही छुपा दी वो चीज तो मिलेगी, मतलब वो खुद के घर में ढूंढेगा ही नहीं, चोर के घर में तो ढूंढेगा। तो इस तरीके से इन्होंने योजना वही बनाई। योजना कहां बनाई है? लंदन में। किसे भेजा? अजीमुल्ला और राणोजी बापू, इनको भेजकर जो है क्रांति की योजना बनाई गई। क्रांति की सुनियोजित तिथि क्या थी? क्रांति की सुनियोजित तिथि है ना बेटा, यह थी 31 मई 1857। क्रांति होनी थी इस दिन, एग्जाम होना है इस दिन, लेकिन आप लोगों को पता है कि 31 मई के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। इस दिन हमारा जो है एग्जाम होगा गवर्नमेंट जॉब का और हम जो है एग्जाम देकर सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अचानक आपको 10 मई के दिन कह दिया जाता है कि आज ही एग्जाम है, जितने बच्चे आ रहे हो आ जाओ, नहीं तो की कौन। तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। 1857 की क्रांति का विफल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सुनियोजित तिथि से पहले ही क्रांति का विस्फोट हो गया। तैयारियां सारी 31 मई के हिसाब से की हुई थी, 10 मई को क्रांति का विस्फोट हो गया तो फिर सीधी सी बात
इनके अलावा बस बाकी जो है राजा महाराजा, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग और साथ कौन दिया क्रांतिकारियों को, तो सक्सेस विवेक। यहाँ क्रांति प्रारंभ की तिथि कौन सी है? 10 मई 1857, यहां पे क्रांति शुरू हो जाती है। राजस्थान का एजीजी कौन था भैया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये देखो गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग कौन है? गवर्नर जनरल है। इसके एजेंट रहा करते थे, हर स्टेट में हर रियासत में अलग अलग एजेंट होते थे, यानी कि राजपुताना एक जैसे यूनिट हो गई। यहाँ पे यहाँ का जो है राजपुताना का एजेंट बना दिया। किसे बना दिया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एक एजेंट एजीजी नियुक्त कर दिया। जैसे कि सबसे पहला राजस्थान का जो एजेंट था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो लॉकेट था, और इस समय जो था वो पैट्रिक लॉरेंस था। तो राजस्थान का एजीजी इस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। एजीजी का मुख्यालय, तो मुख्यालय पहले जो बनाया गया वो अजमेर में था, बाद में जो है 1845 में माउंट आबू में भी मुख्यालय बना दिया गया था, या माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। शीतकालीन, जैसे कि राज्यपाल का आज भी अब देखोगे राजभवन शीतकालीन काम कहां होता है? माउंट आबू के अंदर। हाँ, शीतकालीन क्या है? ग्रीष्मकालीन। ठीक है, क्योंकि वहां ठंडक रहती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये हुई है नसीराबाद से। कहां से हुई है? नसीराबाद से हुई है। और तारीख पूछ ले तो ध्यान रखना 28 मई 1857, यानी कि तकरीबन अपन जो है सुनियोजित तिथि के आसपास ही क्रांति की शुरुआत किए हैं। राजस्थान वाले जो है जो सुनियोजित तिथि थी उसके आसपास ही क्रांति की शुरुआत किए हैं, यानी कि अपा फॉलो बढ़िया करता है रूल्स ने, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र, वैसे तो देखो 6 छावनियां थी, लेकिन उनमें से भी ब्यावर और खैरवाड़ा ने साथ नहीं दिया। 4 छावनियों में विद्रोह हुआ है, लेकिन क्रांति के केंद्र जो रहे ना वो इन छावनियों के अलावा रहे हैं। एक तो रहा है आप लोगों के आउवा, मुख्य जो क्रांति की छावनियां नहीं होने के बावजूद जहां पे बहुत बढ़िया तरीके से क्रांति हुई, एक तो आउवा और एक कोटा। बहुत सुनियोजित तरीके से यहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से क्रांति होती है। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां कितनी थी ये भी पूछते हैं, तो 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां थी बेटा जी। ठीक है, वो भी ध्यान रखियो। ये चीजें देखो सगली की सगली थाने याद करनी है, सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि बेस जब तक किसी भी टॉपिक का क्लियर नहीं है आप लोग आगे तीर नहीं मार सकते। ठीक है, तो लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, इसके अलावा आप लोगों को पूछते हैं कि कौन कौन सी छावनियां थी, कौन कौन सी छावनियां थी ये भी पूछा जाता है। तो नन्नी ब्याह देखने चली, क्योंकि ब्याह सीजन ही चल रही है ब्याह शादी ब्याह सीजन भी चल रही है। तो नन्नी ब्याह देखने चली एक बहुत शानदार ट्रिक है, इन्हें याद करो और थे भूल ही कौन सकोगे। छावनियां की थी फ्रेशर्स के लिए तो रामबाण है, और पुराना देखो सचिन तेंदुलकर ओढ़ा है। बाण तो मतलब मैं मास्टर लोग भी बहुत कम ही समझा सका, क्योंकि मैं विद्वान ओढ़ा वह ज्यादातर बाल लागे और मास्टर के पढ़ाई इन ज्यादा तो मैं पढ़ी ओढ़ो है, हकीकत बात है। और इस चक्कर में वो सिलेक्शन से और थोड़े से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति ऐसी होती है कि नए नए बच्चे आकर जब उनसे अधिक तैयारी करने लगते हैं तो उनको लगता है ये अभी बच्चे हैं, हम कब से कर रहे हैं, और फिर लगता है यार हम कब से कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन वो साला क्यों नहीं रहा है। तो ये अवस्था ऐसी है। मैं जितने भी पुराने खिलाड़ी है, धुरंधर है, मैं आप लोगों को सबको धुरंधर कहता हूं। आप लोगों को एक चीज अपने अंदर उतारनी पड़ेगी कि अपने आप को मानना है शून्य। शिव समा रहा मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ठीक है, अपने आप को शून्य मानना है, बर्तन पूरा खाली है, हमें कुछ नहीं आता, ये मानकर तैयारी करनी है। आने वाली वैकेंसी में सिलेक्शन आपका है। कभी भी ये मत आने दो अंदर के हम कब से कर रहे हैं यार, ये सारी चीजें हमने तो कई बार पढ़ रखी है, फिर से पढ़ रहे हो, फिर से इसे पढ़ो जैसे कि पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो क्या होगा, सीखने को मिलेगा हर बार। यदि अपन एक ही पुस्तक को हर बार पढ़ते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती है। आजमा कर देखना होना, तो जो मूवी अपन ने पहले देख रखी होती है उसको वापस देखना शुरू से एंड तक, आपको कई सारी चीजें उसमें भी नहीं लगेगी, अरे यार इस पे तो उस समय ध्यान भी नहीं दिया था, अब जो है अपना ध्यान जाने लगता है। यही चीज है जहां पे आप गलती करते हो ना, वो यही चीज है। आजमा कर देख लेना आप, एक एक चीज आप लोगों को खरी लगेगी। तो नन्नी ब्याह देखने चली, इन ध्यान रखियो कि एक तो यहां से ध्यान रखना है एरेनपुरा।
कौन सी छावनी है? एरिनपुरा की छावनी। न से ध्यान रखो नसीराबाद, नसीराबाद। नी से ध्यान रखो नीमच की छावनी। ब्या से ध्यान रखो ब्यावर की छावनी, ठीक है। दे से ध्यान रखो देवली की छावनी जो राजपूताना से बाहर थी। और ख से ध्यान रखो खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। देखियो कोई रह तो नहीं की? 1 2 3 4 5 6 नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। अब एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछता है कि इसके अंदर भैया कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां मौजूद थी, ये पूछ लेता है। तो देखो नसीराबाद के तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत पूछा जाता है। एक तो नसीराबाद में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ये सबसे शक्तिशाली छावनी थी, शक्तिशाली सैनिक छावनी थी, क्योंकि ये क्या है कि अजमेर के पास में थी, तो यहाँ पे क्रांतिकारी भी बहुत ज्यादा, सैनिक भी बहुत ज्यादा, तो ये सबसे शक्तिशाली थी। अब यहाँ पे देखें ना अपन, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं और 30वीं दोनों थी यहाँ। कौन सी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोनों थी। विद्रोह में आगे आई पहले 15वीं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट बंबई लांसर्स भी थी, फर्स्ट बंबई लांसर्स भी यहाँ पे थी, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सैनिक टुकड़ियों से भी प्रश्न पूछते हैं। नीमच के अंदर थी फर्स्ट बंगाल केवलरी, पूछे जाएंगे। एरनपुरा में जोधपुर लीजियन के सैनिक थे जिनको पूर्बिया कहा जाता था। ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन के सैनिक थे। देवली के अंदर कोटा कंटिजेंट के थे। और खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर के, एमबीसी बोलते हैं इसको, मेवाड़ भील कोर, एमबीसी के सैनिक थे, मेवाड़ भील कोर के। ये सारी की सारी चीजें हैं, ध्यान रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, और बढ़ते हैं और सपने गढ़ते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक एक सैनिक छावनी में विद्रोह कैसे हुए हैं, क्या घटनाएं हुई है, क्या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो याद करते हुए, वो समझते हुए आगे बढ़ते। सबसे पहले लेते हैं नसीराबाद छावनी। पहले क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहली घटना यही हुई है। पहला प्रश्न आप लोगों को मिल गया है कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कहां हुई, या क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? तो नसीराबाद की छावनी से हुई है। कहां से हुई है? नसीराबाद की छावनी से। अब देखो ध्यान से समझना भाई, एक एक चीज समझा रहा हूं, जहन में उतर जाएगी। 28 मई 1857। अब ये नसीराबाद की छावनी के विद्रोह की भी डेट है और राजस्थान में भी विद्रोह प्रारंभ होने की डेट है, 28 मई 1857। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत यहीं से होती है। तैनात सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी? देखो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट बंबई लांसर्स, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी देखो तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सवाल आया था। मोस्ट ऑफ में ये सवाल पूछा जा रहा है आजकल। अब इसको पूछ रहे तो मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, हालांकि इतना भी लेवल बढ़ा हुआ नहीं मान सकते इसमें, क्योंकि ये अपन ने खुद ने इस चैनल पर 4 बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौजूद अंग्रेज अधिकारी, इनसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन कौन मौजूद थे यहाँ पे जिनको जो है यहाँ के सैनिकों ने मारा? तो देखो मेजर प्रिचार्ड, स्पॉटिसवुड, न्यूबरी, कर्नल हार्डी, ये सब मौजूद थे। और प्रमुख क्रांतिकारी जो था यहाँ का, वो पूछा जाएगा बख्तावर सिंह। वो कौन था? बख्तावर सिंह प्रमुख क्रांतिकारी था। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि भारत के अंदर क्रांति 10 मई से शुरू हो गई और सभी जगह जो है घटनाएं होने लगी। तो अंग्रेजों ने जो है जितने अधिकारी थे सबको कहा कि अपने आसपास जितने भी मतलब ऐसे सैनिक हैं जो लग सकता है आपको कि विद्रोह होने की स्थिति है, तो उन्हें शस्त्रागार वगैरह से दूर रखना। और अजमेर के अंदर जो है मुख्य शस्त्रागार था इनका, यानी कि सारे के सारे बारूद, बंदूकें वगैरह यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ सैनिक तैनात थे इनके, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इनको जो है हटा के नसीराबाद भेजा गया, अजमेर से हटा के नसीराबाद भेज दिया, क्योंकि इसमें से कई सारे सैनिक बताते हैं मेरठ से आए हुए थे, तो क्रांति के बीज लेकर आए थे, तो यहाँ पे भी हो सकता था विस्फोट हो सकता था। ये जैसे इनको वहां से हटा के वहां भेजा तो इनके अंदर ये भावना आ गई कि इसका मतलब हमारे ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, तो हम तुम्हारे लिए क्यों लड़े रहे? जब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें? कि तुमने हमें यहाँ पे भेज दिया। तो फिर इन्होंने जो है नसीराबाद का जो शस्त्रागार था, नसीराबाद में जो सब हथियार वगैरह जैसे जो रखे हुए थे छावनी के अंदर, उनको इन्होंने लूटा और अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पे मारा। मेजर प्रिचार्ड, स्पॉटिसवुड वगैरह इनको जो है मारते हैं ये। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, है ना।
यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फिर आते हैं आप आगे, जैसे ये देखो 28 मई है, फिर 3 जून नीमच में विद्रोह। अब नीमच में विद्रोह क्यों हुआ इसको भी बताता हूं, पहले ध्यान रखना। 3 जून 1857, यहाँ पॉलिटिकल एजेंट यहाँ कौन था? सावर्स था। सावर्स उदयपुर वाला ही है, ठीक है, उनके अंडर ही थी ये जिम्मेदारी। सावर्स था पॉलिटिकल एजेंट। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट, कर्नल एबॉट यहाँ पे तैनात था जो सावर्स के अंडर था। क्रांतिकारी कौन? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। अब देखो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने जो है विद्रोह किया। क्या हुआ कि यहां पे जो है इनको सैनिकों को, जितने यहां पे तैनात सैनिक थे, इनको शपथ दिलाई जा रही थी कि आप शपथ लीजिए कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे, चाहे कैसी भी मतलब आप लोगों को भड़काने की कोशिश की जाए या ऐसा किया जाए कि क्रांति करो तो आप नहीं करोगे। आप शपथ लीजिए कि आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे प्रति वफादार रहेंगे। तो मोहम्मद अली बेग मोहम्मद अली बेग भी टाइम आवाज उठा दी कि क्या शपथ ला, क्यों ले हम शपथ? क्या तुम हमारे प्रति वफादार रहे हो? तुमने अवध को क्यों हड़पा? अवध को क्यों हड़पा है तुम तो हमारे प्रति वफादार रहे नहीं और हमसे आज करो कि हम वफादार रहे नहीं रहेंगे। हम तो क्या समय आएगा जब देखी जाएगी। तो उस समय तो जो है समझा बुझाकर मोहम्मद अली बेग को जो है शांत कर दिया। अरे भाई शांत शांत, अभी क्रांति यही फूट जाएगी। लेकिन रात होते होते ये चीज फैल गई और मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने क्रांति की शुरुआत यहां से कर दी। तो ये जो है अनावश्यक किसी को जो है शपथ सौगन वगैरह नहीं खवानी चाहिए। तो नीमच में फिर जो है इन्होंने भैया त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया और नीमच में जो है 40 व्यक्ति यानी अंग्रेज अधिकारी भी थे, उनकी पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे। जैसे तैसे किसी भी तरीके से वो यहां से जो है निकलकर भागते हैं और शरण लेते हैं कहां जाकर? डूंगला। नीमच से भागे हुए सैनिक डूंगला और बाद में जगमंदिर, यानी डूंगला के जो है रुगाराम करके एक व्यक्ति थे, डूंगला के रुगाराम जाट, वो इनको शरण देते हैं। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे उस समय, वो इन्हें कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ छुड़वाने के लिए। स्वरूप सिंह जी की इस समय नीति अंग्रेज सहयोगी थी, ठीक है। फिर वो वहां से छुड़ाकर जो है इनको ले जाते हैं कहां? जगमंदिर, बिछोला जेल के बीच जो बना हुआ है वहां पे इनको रुकवाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको। देवली के सैनिकों ने भी नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ये ध्यान रखना है, देवली छावनी के सैनिकों ने, ठीक है। तो ये जो है नीमच के विद्रोह में भाग दिया था। अच्छा, मैंने कहीं देवली को तो आउट ऑफ इसमें नहीं बता दिया, यहाँ पे देवली नहीं, ये नीमच जो है ना ये राजस्थान से बाहर थी, देवली नहीं थी। देवली तो टोंक वाली है, नीमच है ये राजस्थान से बाहर है। शायद मैंने अभी जो है फ्लो में शायद इसको बताया है, तो उसको ध्यान रखना। लिखवाया तो नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना फिर भी, ठीक है। यहां तक मामला चीज क्लियर है कि भाई नीमच में विद्रोह और नीमच में क्या ध्यान रखना है, ठीक। अब आइए मेन मुख्य जो उस समय जो है सबसे जबरदस्त आप लोगों के क्रांति का केंद्र रहा था औवा। औवा मारवाड़ का एक ठिकाना था, मारवाड़ यानी कि जोधपुर का एक ठिकाना था औवा। लेकिन औवा के खुशहाल सिंह जी की और जोधपुर महाराजा की बनती नहीं थी, ठीक है। जोधपुर महाराजा की नीतियां थी अंग्रेज सहयोगी, है ना। तो औवा के अंदर जो संघर्ष होता है उसका नेतृत्व करते हैं औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। कौन करते हैं? खुशहाल सिंह जी करते हैं। अब एरनपुरा की क्रांति पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन औवा पढ़ेंगे। देखो एरनपुरा 21 अगस्त 1857 को यहाँ एरनपुरा में, एरनपुरा यानी हमारे ये सुमेरपुर के आसपास जवे बांध वाला क्षेत्र है, यह एरनपुरा की छावनी के रूप में जाना जाता था। सैनिक टुकड़ी यहाँ कौन थी? जोधपुर लीजियन। इसके सैनिक जो है, इसके सैनिक पूर्विया कहलाते थे, ये ध्यान रखना। इसके सैनिक पूर्विया कहलाते थे। पूर्विया कहलाते थे। सैनिक अभ्यास हेतु जो है ना ये पूर्विया कहलाते थे। ये अभ्यास हेतु माउंट आबू गए हुए थे, सैनिकों की ट्रेनिंग चलती थी, ये माउंट आबू गए हुए थे उस समय। और वहां पे जब उन्हें सूचना मिलती है कि भाई विद्रोह हो गया है, तो वहीं से जो है ये विद्रोह की शुरुआत कर लेते हैं। और अभी टाइम में एक मुपेड़ होती था, ध्यान है, एमटीएस कहता जिन, और वहां से जो है ये सैनिक सारे के सारे एमटीएस लेकर निकलते हैं। अब आप लोग दिमाग में आया, गुरु जी उस समय घोड़े लेकर निकल गए कह दिया ठीक हुआ, पैदल निकल गए कह दिया ठीक हुआ, एमटीएस लेकर ये क्या बात हुई? अरे एमटीएस एक ट्रिक है, एमटीएस एक ट्रिक है, बताओ कैसे? ये देखो एमटीएस यानी कि एरनपुरा में जो है छावनी का नेतृत्व जो या क्रांति का किया है वो किसने किया? एम यानी कि मोती खां, टी यानी कि तिलकराम और एस यानी कि शीतल प्रसाद। तो ये आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ एमटीएस लेकर निकले हैं। 23 अगस्त को सैनिक एरनपुरा पहुंचते हैं और वहीं पे जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करवा देते हैं
अंग्रेजों से, और फिर वहां से एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन से सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया? एरनपुरा। अब आते हैं अपन अहुआ की क्रांति पे। अहुआ के अंदर सबसे पहला प्रश्न, यहां जो आपको फोटो दिख रहा है, सुगाली माता का फोटो है। ये किसका फोटो है? सुगाली माता। सुगाली माता खुशहाल सिंह जी की आराध्य देवी थी, कुल देवी थी। ठीक है, तो यहां पे इनके जो है 10 सिर और 54 हाथ, ये प्रश्न बना हुआ है और बार बार बन रहा है। 54 हाथ वाली देवी। ठीक है, ये क्रांति के बाद में मतलब यहां से जो है इनकी मूर्ति अंग्रेज ले गए, अभी भी पाली के बांगड़ संग्रहालय के अंदर पड़ी है मूर्ति। अहुआ मारवाड़ का एक ठिकाना था, खुशहाल सिंह चंपावत थे यहाँ, सुगाली माता इनकी कुलदेवी थी। 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये आप लोगों को परीक्षा दृष्टि से ध्यान में रखना है, परीक्षा दृष्टि से ध्यान में रखना है। ठीक है, जो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट की बात ही आई है तो आप लोगों को एक सूचना भी दे देता हूं बीच में। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें नहीं मिली है सूचना, बाकी सबको मिल गई है। आप लोगों की ये क्लास किस लिए चल रही है? रीट के लिए चल रही है। ठीक है, तो सुनिए साथियों, रीट L2 के 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को, और दिए कितने में है? मात्र 51 रुपए में दिए, जो प्रथम 2000 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए यही रेट रहेगी, बाकी के लिए जो है बढ़ सकती है रेट। ठीक, और के भाई टेस्ट में सवाल कैसे हैं, क्या डिटेल है, क्या चीज, तो देखो कुछ सवाल के मैंने फोटो डाले भी, हालांकि हर सवाल से एक स्क्रीनशॉट बन सकता है, कुछ के मैंने फिर भी टेलीग्राम पे डाले, आप लोग देखें। ये ऐसे कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसे ही मैं कहता हूं डोंट जज अ टेस्ट सीरीज बाय इट्स प्राइस, क्योंकि 51 रुपए सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि शानदार गुणवत्ता युक्त अभ्यास पर हर विद्यार्थी का हक है। वो ऐसा नहीं कि जिसके पास में ज्यादा पैसे हैं, जो खर्च कर सकता है 400 500 1000 रुपए, वही ऐसे अभ्यास कर सके, नहीं, सभी का हक है, इसलिए सिर्फ ये प्राइस रखी गई है। तो आप लोगों के L2 के तो टेस्ट लॉन्च कर दिए, जो कॉमन चीज है, विद्यालय विषय को छोड़ के जो कॉमन है 90 प्रश्न, उनके आधारित 10 टेस्ट लॉन्च किए हैं। चूकना ही मत, क्योंकि उसमें से ही काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, व्याख्या में और शानदार जोर डाला गया है। ठीक है, और सारे प्रश्न बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट है, सारे के सारे प्रश्न टॉपिक खोलकर उनसे बनाए गए हैं कि ऐसे बनेंगे आप। ठीक, L1 के टेस्ट अगले सप्ताह लॉन्च किए जाएंगे, चूकना मत, फिर बाद में मत कहना गुरुजी हम रह गए बाकी और सोल्ड आउट हो गई या फिर प्राइस बढ़ गई। तो मैंने सूचना दे दी है, क्लास के माध्यम से भी, टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब की कम्युनिटी में भी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, कई जने पूछ रहे हैं ये टेस्ट मिलेंगे कहां? तो GGD ऐप पर, GGD ऐप पर जाइए, रीट मेंस का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर जाओ, पहले नंबर पे दिखेंगे, ज्वाइन करो, अभ्यास कर लो, वो संपूर्ण सिलेबस पे है। अब देखो, अहुआ से रिलेटेड आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। दो क्रांति के इसमें भी स्थल रहे हैं जहां युद्ध हुए, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध, दो ध्यान रखना है, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, और दोनों में 10 दिन का अंतर है, एक 8 सितंबर को, एक 18 सितंबर को। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 होता किसके मध्य है? देखो, क्रांतिकारी कहते हैं, तो यानी खुशहाल सिंह जी इनका नेतृत्व कर रहे थे, यानी क्रांतिकारी कहूंगा ना तो ये शामिल ही है। और वर्सेस मारवाड़ की सेना, क्योंकि मारवाड़ की सेना, मारवाड़ के राजा का समर्थन किसको था? अंग्रेजों को था। इनके देखो अंग्रेज में कौन था? यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी हीथकोट था, कुशलराज सिंह भी था, अनार सिंह था, किलेदार वगैरह सब आ गए इसके अंदर। अनार सिंह मारा भी जाता है बाद में। हारते कौन है? ये हारेंगे भाई, क्योंकि अपनी भावनाएं किसके साथ है? क्रांतिकारियों के साथ है। तो चलो इस युद्ध में तो इनको हरा ही देते हैं, है ना। अंततः जो अपन को पता है कि क्रांति असफल हुई थी, लेकिन इस युद्ध में तो हराते हैं, अपनी भावनाएं क्रांतिकारियों के साथ है। क्रांतिकारियों का साथ देने वाले कौन कौन थे? और देखिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गुलर के ठाकुर बिशन सिंह जी थे, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी थे, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह जी थे, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी, बोगावा के ठाकुर जोध सिंह जी, तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह जी, बांतावास के प्रेम सिंह जी और बांसवाना के चांद सिंह जी थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इनसे बहुत पूछते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक तो देखो जोध सिंह जी से प्रश्न पूछते ही पूछते हैं, एक पूछते हैं रावत केसरी सिंह जी से जो सलूम्बर के ठाकुर थे। जो कहा के थे? एक तो कोठरिया के जोध सिंह जी, यहाँ पे कहा है, देखो यहाँ पे जो है बोगावा के आए हैं, एक कोठरिया के जोध सिंह जी और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे एग्जामिनर प्रश्न बहुत पूछता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें ये जो है इनकी हार होती है, इनकी हार होती है, यहां पे जीत गए अपन। ठीक है, चलिए आगे बताओ था। इनके बाद ध्यान रखना है चेलावास का युद्ध। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, चेलावास का युद्ध। अब 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है। इस युद्ध को कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। इसे क्या कहा जाता है, काले गोरे का युद्ध। काले अपन हो, गोरे कौन, अंग्रेज। काले तो अपन, काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व खुशहाल सिंह चंपावत अंग्रेजी सेना में। अब देखो ध्यान पटको के एक बार तो हरा दियो भाई, पटखनी दे दी है। अब दूसरी बार में किसे भेजते हैं, मैक मॉसन, जो उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जोधपुर का पीए कह सकते हो, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। और पैट्रिक लॉरेंस खुद, पैट्रिक लॉरेंस कौन था, एजीजी, वो भी आता है यहाँ पे। और मजे की बात देखो, ए दो सूरमा आवे नहीं तो भी ये हारे हटे। ठीक है, ये दो सूरमा आते हैं लेकिन फिर भी हारते हैं। मैक मॉसन को मार दिया जाता है भैया। और मैक मॉसन को मारकर क्रांतिकारियों में इतना जोश था उस समय, इतनी मतलब उनकी भावनाएं आहत थी कि इस मैक मॉसन को मारकर इसकी गर्दन को काटा सिर को जो है बाले पर लटकाकर चारों सब जगह घुमाया जाता है और बाद में औवा के दरवाजे पर ले जाकर टांक दिया जाता है। देखो अंग्रेजों, थाने भी मैं धूल चटा सका। और वहां के औवा के और पाली के गीतों में आज भी ये पंक्तियां गूंजती है कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टाकियो। ये पंक्तियां आज भी वहां पे गुंजायमान है ना। मार के एजेंट को यानी पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया था। ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टाकियो। ये पंक्तियां आज भी वहां पे गूंजती है। देखो अब इसमें क्या हुआ, इनकी क्या हुई, इनकी हार हुई। ये जो है हारते हैं, यहां भी ध्यान रखना। अब अंग्रेज हिल गए। अंग्रेज के अगर यहां पे इनको कंट्रोल नहीं किया तो भाई साहब ये क्रांति जो है भारत में भी उलटफेर कर सकती है। और तगड़े अधिकारी को भेजा, दिल्ली से भेजा। कि अब उनकी बात नहीं रही है, अब जाइए भैया यहां दिल्ली से जाइए। तो दिल्ली से भेजा होम्स को। किसे भेजा है, होम्स, बड़ा अधिकारी था। होम्स का आक्रमण होता है जनवरी 1858 में। खुशहाल सिंह किले का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर सलूमर की ओर चले जाते हैं। यानी कि अब क्या है, उनको पता बहुत अधिक मात्रा में सेना लेकर आ गए। असला भी बहुत था, असला बारूद वगैरह जो हथियार वगैरह बहुत थे। तो इनको पता है कि अब जो है यहाँ पे भाई समस्या हो जाएगी। ये लांबिया के ठाकुर के ऊपर जिम्मेदारी सौंप कर यहां से चले जाते हैं। और कोठरिया के जोध सिंह जो है खुशहाल सिंह को शरण देते हैं। ये प्रश्न भी बन चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था। और सलूमर में आप लोगों को ध्यान रखना, सलूमर के ठाकुर का भी ध्यान रखना। ठाकुर रावत केसरी सिंह, इनसे भी प्रश्न बनता है, बहुत बड़ा है, अभी भी बना था। सलूमर के रावत केसरी सिंह ध्यान रखो, कोठरिया के जोध सिंह ध्यान रखो। फिर खुशहाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं 8 अगस्त 1860 को। और एक जांच आयोग बैठाया जाता है इनकी भूमिका पर, जिसे बोलते हैं मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग जो है उनकी सिफारिश के बाद 10 नवंबर 1860 को इनको खुशहाल सिंह जी को रिहा कर दिया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। और आप लोगों को मैंने सूचना दे दी है कि L2 की टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट की, उसमें से 8 टेस्ट जुड़ चुके हैं, 2 पे अभी भी काम चल रहा है, जो 5 तारीख तक जोड़ दिए जाएंगे। ज्वाइन करें, अभ्यास करें, ऐसा अभ्यास फिर से नहीं आएगा। बहुत मेहनत की है इसके अंदर। कल एक फोटो भी डाला था, कम्युनिटी हॉल में हम बैठे हैं 4 अध्यापक, और आप लोगों को पता है दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य के अंदर 50 रुपए में क्या आता है आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, जिसमें हजारों प्रश्न है इसके अंदर। मान लीजिए कि आपने हमें 210 रुपए दिए, तो आप लोगों को कम से भी कम हमने बदले में 7 से 8 हजार प्रश्न और उनकी शानदार व्याख्या उपलब्ध कराई। वो भी कैसे, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट कहीं से आ रहे हैं, सभी को जो है बेहतरीन रूप से तराशा जाता है। ये 7300 ने तो धूम मचा रखी है चारों तरफ। 7300। अब कई जने कहते हैं गुरुजी हमें तो मोबाइल से आंखें दुखती है, तो ऑफलाइन 7300। ऑफलाइन मॉडल पेपर इस बार नहीं आएंगे, जो मैं बता चुका हूं। मॉडल पेपर आप लोगों को ऑनलाइन ही ज्वाइन करना है। बाकी ये सभी जगह उपलब्ध हो गई है। और
सभी जगह छा गई है पूरी तरीके से। तो अभ्यास करें बढ़िया तरीके से, ये समय जो है इसको यूटिलाइज करें, यही चीजें आगे भी आप लोगों के काम आनी है। आज की क्लास में, आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।